डॉक्टर साहब, ये 2 टॉपिक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि 2 टॉपिक्स पे जो है हम बात किए लेते हैं। एक तो ये है कि चाइना जो है उसका एक डिक्लेरेशन आया है जो कि उसमें उसने अफ़गानिस्तान पर जो उसकी पॉलिसी है वो बयान की है। अब अफ़गानिस्तान इस रीजन के लिए पाकिस्तान, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट जो उसने कहा है उसमें वो कैसे देख रहा है? और इसी के साथ एक और खबर, और वो खबर सिर्फ़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है पाकिस्तान में भी। और खबर ये है कि कोई 18 कंट्रीज़ तकरीबन इतने हैं कि जो अब इस चीज़ के लिए तैयार हैं और उन्होंने हाँ भी कर दी है कि इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। तो सर पहले आपका मैं स्टैंड चाहूँगी कि इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि तकरीबन 18 मुल्कों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है कि वी कैन डू आवर ट्रेड इन इंडियन करेंसी। तो उससे दो चीज़ें हो जाती हैं कि जो एक इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एड्रेस हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये हो रहा है कि लेट्स से कि मैं आपको लेट्स से कि मलेशिया इंडिया को 10 बिलियन डॉलर की चीज़ें ख़रीद रहा है, इंडिया से बेच रहा है, और सिर्फ 3 बिलियन डॉलर की चीज़ें खरीद रहा है। अगर वो रुपयों में करता है तो ये जो डिफरेंस है उसके पास ज़्यादा रुपये रह जाएंगे ना, दे विल हैव मोर रुपीज़ लेफ्ट विद इट, कि अरे हम 10 बिलियन रुपीज़ का सामान इंडिया को बेच दिए, अब सिर्फ 3 बिलियन का हम खरीद रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 7 बिलियन रुपये का हम करेंगे क्या? या तो वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे वो, क्योंकि वो रुपी है, या दे में री एडजस्ट के अच्छा ये जो चीज़ हम थाईलैंड से ख़रीद रहे हैं, ये जो चीज़ हम जापान से ख़रीदते हैं, उसे छोड़कर ये 7 बिलियन का मज़ीद हम इंडिया से ख़रीद लेते हैं। दैट्स हाउ वी कैन यूज़ आर रुपीज़। और अगर इंडिया का थाईलैंड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है, देन मलेशिया कैन पे थाईलैंड इन रुपीज़ बिकॉज इट हैज़ सरप्लस रुपीज़ एज ए फॉरेन करेंसी। अभी ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से कि सऊदी अरेबिया के पास से जाके आप तेल खरीदना चाहते हैं, तो सऊदी अरेबिया कहेगा ठीक है ये डील है, इतना हम आपको तेल बेचते हैं, $1 मिलियन। तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास डॉलर्स नहीं है लेकिन हमारे पास यूरोज है, चलेगा? तो सऊदी अरेबिया विल प्रॉब्ली से यस टू यूरोज। और उसके बाद कहे नहीं यूरोज भी नहीं है लेकिन कनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, चलेंगे? तो वो रिलेक्टेंटली दे में से ओके। अब ये होगा कि कंट्रीज कहेंगे सऊदी अरेबिया को भाई हमारे पास रुपये हैं, क्या आप रुपये ले लेंगे डॉलर के बजाय? एंड अगर सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज विच साइंस द मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट विल हैपन। तो उससे ये होगा कि इंडियन करेंसी विल नाउ, इंडियन रुपी विल ऑल्सो बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी, जिससे ना सिर्फ इंडिया विल बाय एंड सेल बट अदर कंट्रीज कैन ऑल्सो बाय एंड सेल। जिस तरह से करेंटली सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर है जो तकरीबन 60% है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व करेंसी, और ट्रेड तकरीबन 70% तक यूएस डॉलर में होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटस पे है वो यूरो है, और तीसरे स्टेटस पे कहते हैं कि जापानीज़ येन है, और फिर युआन भी तेज़ी से बढ़ रहा है, वो 2% थी। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो इंडिया की इकॉनमी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, स्टेबल, और दूसरे मुल्कों की इकॉनमीज इंडिया की इकॉनमी से अब जुड़ने लग जाएंगी बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ रुपी एज ए करेंसी। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के डॉलर से थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी, लोगों को निजात मिल जाएगी, और वरना द यूएस हैज़ स्टार्टेड यूजिंग इट एज ए वेपन पिछले 10-20-30 साल से। जब तो ईरानियन मसला जब से शुरू हुआ है 79 के बाद से, ईरान के ऊपर जो सलमान रश्दी के फतवे के बाद से जो सैंक्शंस वगैरह लगने लगे हैं, उसके बाद से इंटरनेशनल फाइनेंस में यूएस डॉलर को एज अ वेपन की तरह यूज़ की है यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मुल्कों पे सैंक्शंस करने के लिए, जिससे लोगों की तरक्की वगैरह रुक जाती है। बस ऐसे सैंक्शंस इस्तेमाल किए हैं यूएस से, मैं कह सकता हूँ कि कई दुनिया के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई हैं बिकॉज ऑफ दीज सैंक्शंस। अगर आप इराक का पॉपुलेशन ले लें, ईरान की आवाम को ले लें, ईरान और इंडिया ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस डॉलर सैंक्शंस। तो अगर ईरान भी आ जाता है रुपी के मामले में, then they can also escape US sanctions, और फिर they can begin trading more aggressively and in larger volumes. लेकिन
जब तक यूएस की बैंक्स के साथ और डॉलर्स के साथ ताल्लुकात है, सेकेंडरी सैंक्शंस का तो डर रहेगा ही, बट कम होते जाएगा। जितने ज़्यादा मुल्क नॉन डॉलर ट्रेड करने लगेंगे तो वो जो है सो उतना ही डॉलर कमज़ोर होते जाएगा और यूएस की ग्रिप कम होगी। चाइना, सऊदी अरब, दीज आर द 3 कंट्रीज, ये और रशिया, जो बहुत ज़्यादा डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दे आर ऑल क्वाइट अलाइंड विथ ईच अदर, एक्सेप्ट कि इंडिया चाइना के बीच में थोड़ी मुठभेड़ है, वरना ये सारे कंट्रीज, अगर आप रशिया को कोर बना लें तो रशिया का दोस्त चाइना, रशिया का दोस्त इंडिया, रशिया का दोस्त सऊदी अरब, ये चारों मुल्क तेजी से डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने तफसील बयान की, तो क्या जब अमेरिका तक भी ये सब बातें पहुंच गई हैं, खबरें, वो भी जानता है कि क्या हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया की स्ट्रेंथ को देखते हुए अमेरिका उसके खिलाफ ये जो कुछ पाबंदियां या ये कि तुम ये तिजारत को जब देखेगा और खौफ महसूस करेगा तो कोई ऐसा स्टेप ले सकता है? देखिए, अमेरिका ने हमेशा अपनी इकोनॉमी को एज ए कैरेट की तरह इस्तेमाल किया है और अपनी डिफेंस और ये सैंक्शंस वगैरह रिजीम को एज ए स्टिक। तो अभी तो वो देख रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि इंडिया किसी ना किसी तरह से अमेरिका का, इट्स लाइक सेइंग कि भाई इंडिया को पटाने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी कर ले हमारे साथ। तो अब वो शादी से पहले अब वो कितने भी उसके थोड़े बहुत गुस्ताखियाँ हो, ज़रा इग्नोर कर ले रहे हैं कि कोई चिट्ठी का जवाब नहीं देती, फ़ोन नहीं उठाती, टेक्स्ट नहीं करती, उसके साथ भी बात करती है, उसको भी फेसबुक पे लाइक करती है। तो ये जो क्वाड है, क्वाड को अलायंस में बदलना चाहती है। यूएस वांट्स ए मिलिट्री अलायंस विथ इंडिया अगेंस्ट चाइना, दैट्स व्हाट आई मीन बाय शादी। तो ये जो बातें हो रही कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो समझते हैं कि अगर इंडिया चाइना की दोस्ती हो जाती है, देन दिस विल बिकम द एशियन सेंचुरी। यूरोप खत्म, वेस्ट भी बहुत कम हो जाएगा और अमेरिका बहुत पीछे हो जाएगा इंडिया और चाइना के। बाय 2075 चाइना, इंडिया विल बी वे अहेड ऑफ द यूएस। तो द बेस्ट वे फॉर यूएस टू प्रिवेंट 2022 फ्रॉम बिकमिंग एन एशियन सेंचुरी, इसके ये जोड़ी बनने से तोड़ दें। तो कैसा तोड़े कि हमारे से जुड़ जाए? तो दैट इज़ व्हाट आई मीन कि ये इसलिए जो फ्रेज इस्तेमाल होती है एज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप इंडिया और यूएस की। सो अगर इंडिया अमेरिका के साथ नहीं ज्वाइन होता आइंदा 10 साल में इन टर्म्स ऑफ एन अलायंस, तो अमेरिका की हेजेमनी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। अब ये और बात है कि वी मे लिव इन ए वर्ल्ड विदाउट हेजेमनी, या इंडिया चाइना के बीच में क्या होता है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन कि इंडिया इज़ प्लेइंग द किंग मेकर। इंडिया चाहा तो चाइना को बॉस बना सकता है, चाहा तो अमेरिका को बॉस बना सकता है। चाइना को बॉस बनाना तो बहुत ही वो मुझे लग रहा है, और वैसे तो वो अमेरिका को भी बॉस बनाने पे तैयार नहीं है, लेकिन चले देखते हैं कि आगे के। देखिए, आई थिंक इंडिया के इंटरेस्ट में है कि चाइना को बॉस बनाए, लेकिन ये जो बॉर्डर के जो चक्कर हैं, देश चाइना हैज टू स्टॉप इट। जो चाइना इंडिया को तंग इसलिए कर रहा है कि इंडिया अमेरिका के करीब जा रही है, सो इट्स मेकिंग चाइना इनसिक्योर। सो बेसिकली इसलिए। तो डॉक्टर साहब, इंडिया तो खुद बॉस नहीं बनना चाहता, वो कैसे बनाएगा इन दोनों में किसी को बॉस? अभी इंडिया के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है। मतलब कहने को तो है कि अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाती है तो नोबडी इज बॉस, देन इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द स्मॉलर बॉसेस। अगर एक बड़े बॉस के बजाय छोटे मोटे 6-7 बॉसेस हो जाते हैं दुनिया में, तो देन इंडिया इज वन ऑफ देम, जिसमें यूरोप भी एक बॉस है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, जापान भी है, रशिया भी है, राइट? वो दैट इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर इंडिया, लेकिन दैट इज नॉट इजीली हैपनिंग एट द मोमेंट, क्योंकि क्लस्टर्स बन जा रहा है ना। रशिया और चाइना अलग नहीं रहे, दे आर गेटिंग वेरी क्लोज। अमेरिका, यूरोप तो नेटो के वजह से भी काफ़ी क्लोज है। तो ये जो जोड़ियां हैं, इसके वजह से जो जिस तरह की दुनिया इंडिया देखना चाहता है फिल वक्त, वो नज़र नहीं आता। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ, इसी से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस रीजन का,
तो उसके ऊपर चाइना की एक पॉलिसी सामने आई। सर वो जो डिक्लेरेशन है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया पे उसपे कैसे इम्पैक्ट देख रहे हैं? उसमें जो उसने अपनी पॉलिसी बयान की है अ, वो पाकिस्तान के हक में आपको नज़र आ रही है या वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी? आई मीन इट इज़ क्वाइट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है वो। मतलब उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि अफ़गानिस्तान से क्या-क्या प्रॉब्लम्स है ये चाइना के लिए और दुनिया के लिए। उन्होंने कई बार उस स्टेटमेंट में कहा कि इज़ अ थ्रेट ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म, सेपरेटिज़्म तो और टेररिज्म। ये 3 जो अगर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स में भी गए तो आप देखेंगे कि चाइना को शुरू से इन 3 चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सारे के सारे जिनजियांग से ताल्लुक़ रखते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म मुसलमानों में वहाबियत। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।